नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। संभल का सच सामने आ गया है, हिंसा की सच्चाई सामने आ गई है। संभल में आजादी के बाद 15 दंगों की वजह क्या है, इसकी पूरी डिटेल सच्चाई 450 पन्नों की रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दंगा करने के लिए बकायदा बाहरी उपद्रवियों को यहां पर बुलाया गया था। ये पुराना पैटर्न है। बनारस से लेकर संभल तक तमाम जो दंगे हुए, उसको अगर पैटर्न के हिसाब से समझें तो कई बार ऐसा सामने आया कि बाहर से दंगाइयों को बकायदा बुलाया जाता था। हिंदुओं को निशाना बनाने की यहां पर भी साजिश थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा है कि बार बार दंगों की वजह से संभल में हिंदू आबादी की तुलना कम होती चली गई। अब वहां पर सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। जबकि आजादी के वक्त का अगर जिक्र करें, जब संभल नगर पालिका में 45% हिंदू आबादी थी, दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासी गलियारे का तापमान चढ़ना लाजमी करार दिया तो बीजेपी ने संभल में डेमोग्राफी बदलाव को आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि संभल में हिंदुओं को के खिलाफ साजिश के पीछे आखिर कौन है और कितने लंबे समय से साजिश चल रही थी। हिंदुओं को पलायन के लिए आखिर मजबूर क्यों होना पड़ा, ठीक वैसा ही जैसे कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने पर मजबूर हुए। इस मुद्दे पर, इस रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखें। संभल में नफरत की आग किसने लगाई? 24 नवंबर 2024 को कहां से आए दंगाई? किसके इशारे पर हिंसा भड़की? किसने दंगे की साजिश रची? ऐसे कई सवालों का जवाब 450 पन्नों की रिपोर्ट में है। संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है दंगा करने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था। योजना के तहत हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी के कारण बड़ी घटना टल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में संभल में बार बार दंगे के पीछे की वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आजादी के बाद से 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। दंगों की वजह से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू आबादी थी, अब संभल में सिर्फ 15% हिंदू आबादी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदली। दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा तपने लगा। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर सियासी तनातनी बढ़ गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई। लेकिन सियासत के बीच संभल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। जांच रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों की शरण स्थली बताया गया है। अलकायदा और हजरत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का सक्रिय नेटवर्क होने की बात कही गई है। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक का नाम भी संभल से जुड़ा बताया गया। इसके अलावा अवैध हथियारों और नशे के गिरोहों के सक्रिय होने की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट को 3 सदस्यीय जांच समिति ने तैयार किया है। जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस ए.के. जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे और इन तीनों ने लंबी पड़ताल के बाद रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है
और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। योगी सरकार इस रिपोर्ट को देख रही है। इस रिपोर्ट को पहले कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन में रखा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हुए दावों ने यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है, सियासी तपिश बढ़ा दी है। हालांकि अब सवाल है, आखिर संभल में हिंदुओं को टारगेट कौन कर रहा था? डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश कौन रच रहा था? कौन संभल का माहौल बिगाड़ रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो संभल का सच जो है हिंदू टारगेट पर है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल ये रिपोर्ट आई हो। रिपोर्ट आने के बाद अब ये कैबिनेट के सामने रखी जाएगी, लेकिन उसके पहले सियासी तापमान बढ़ चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामकुमार पाल बीजेपी के नेता हमारे साथ रहेंगे, वो स्वागत है रामकुमार पाल साहब आपका। स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, वो स्वागत है चक्रपाणी महाराज आपका भी। इसके साथ साथ मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो स्वागत है रशीदी साहब आपका। और अतुल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो स्वागत है अतुल आपका। रशीदी साहब, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, ये रिपोर्ट संभल की सच्चाई है या फिर मुद्दे से भटकाने की कोशिश है? समाजवादी पार्टी का यह कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आप समेत मुझ समेत जितने भी लोग पैनल पे हैं जी, उन तमाम से ईमानदारी के साथ एक बात पूछना चाहता हूं। जितने भी लोग हम संपर्क में हैं एक दूसरे के, ईमानदारी से बताएं, क्या हम लोग नोएडा या दिल्ली के हैं? हम लोग भी बाहर के हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई आसाम से है। और हम लोग अपना घर अपना गांव जो हमने छोड़ा है वो कारोबार के लिए छोड़ा है। दिल्ली के अंदर कई करोड़ लोग यूपी बिहार बंगाल आसाम से हैं और देश के कोने कोने से हैं। उन तमाम ने अपना गांव अपना घर अपना शहर इसलिए छोड़ा है कि वहां कारोबार नहीं था और यहाँ कारोबार मिल गया और वो सेट हो गए। उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो यहीं के होकर रह गए, मकान ले लिया, बच्चों को यहीं ले आए। 15-20% लोग ऐसे हैं जो आज भी आना जाना घर करते हैं, जैसे मैं हूं। मैं आना जाना घर करता हूं, मेरे बच्चे बाहर हैं, वहीं है गांव में। सवाल ये है कि इस तरह से कह देना कि भाई ये दंगों की वजह से लोग गए हैं, उसका एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। उसी दंगों के दौरान में आपको याद होगा मंदिर का एक मामला सामने आया था कि मंदिर को ढक दिया गया है, मंदिर के सामने दीवार खड़ी कर दी गई है। उसके जो मुतवल्ली थे, उसके जो केयरटेकर थे, उन्होंने सामने आकर मीडिया की ये कहा कि ये दीवार हमने की है, चाबी हमारे पास है, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसी ने, और हम जो गए थे अपने काम के लिए गए थे, क्योंकि हमारा यहाँ काम नहीं था और जहां अभी हम हैं वहां हमारा काम सेट हो गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कहें कि साहब वहां से हिंदू पलायन कर गया। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, आपको याद है? मैं ये नहीं कहता किसकी सरकार में हुआ था, लेकिन हुआ था। आज भी उस दंगे के पीड़ित लोग जो हैं झोपड़ियों में रह रहे हैं, तिरपालों में रह रहे हैं। ये जो 30% संभल से लोग पलायन करके गए हैं, ये कहाँ रह रहे हैं? आप मुझे बताएंगे कुछ, या कमेटी बताएगी कुछ कि कहाँ रह रहे हैं? झोपड़ियों में, कहाँ तिरपालों में रह रहे हैं ये लोग? सब अलग अलग हैं, सबके कारोबार सेट हो गए हैं, सब अपनी जगह ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। ये सारा कुछ इस तरह से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक मानसिकता को दर्शाता है और इस संभल की आग को बुझने नहीं देना चाहते कुछ लोग। वो चाहते हैं कि संभल में आग लगी रहे, वोटों का फायदा होता रहे। मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सारी पार्टियां इसमें शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय योगी जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, चूंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, कि अब अगर लंबी सियासत भारतीय जनता पार्टी को करनी है तो मुसलमान के बगैर नामुमकिन है। मुसलमानों को अच्छी बात है रशीदी साहब, बहुत अच्छी बात है। और आपने मुख्यमंत्री से अपील की, आपने कहा कि आप समर्थक हैं बीजेपी के। मैं कहता हूं अगर आप समर्थक नहीं भी होते, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपकी जो अपील है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक है, जायज है और उसको होना भी चाहिए। लेकिन अब मेरा एक सवाल, आपने कहा कि आप या मैं नोएडा में या कहीं और रह रहे हैं तो क्या हम यहाँ के थे? बिल्कुल सही बात, हम यहाँ के नहीं थे। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? शायद मुझे लगता है कि आप भी रोजगार की तलाश में आए होंगे या फिर अपना एक ठिकाना बनाने आए होंगे। मैं भी शायद आया हूंगा, माना? सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत। लेकिन ऐसा क्यों है कि वहां पर सिर्फ हिंदू आबादी के लोग ही पलायन कर गए रोजगार के चक्कर में? दूसरी आबादी के लोगों को क्या रोजगार के लिए पलायन करने का भी अवसर नहीं मिला या पलायन कर नहीं पाए?
तो फिर तो ये दूसरी एक प्रताप समस्या जी, शुरू हो जाएगी। अतुल प्रताप फिर ये जी, तो दूसरी अतुल समस्या प्रताप हो जी। जाएगी ना। सुनिए सुनिए अतुल प्रताप जी, आपको याद होगा कैराने को लेकर कितना हंगामा हुआ और तमाम टीवी चैनल इस बात पे लगे हुए थे कि कैराने से हिंदू पलायन कर गए, हिंदू पलायन कर गए। क्या हुआ रिपोर्ट में? ढाक के 3 पात निकले। मैं ये कहता हूं कि आप वहां ये भी तो जानकारी करो कि कितने मुसलमान वहां से पलायन कर गए हैं कारोबार के लिए, ये भी जानकारी करो। कमेटी ने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी। भाई कमेटी कि ने जो कितने रिपोर्ट मुसलमान दिया है वो संभल छोड़ के रिपोर्ट चले अभी गए। कैबिनेट के सामने जाएगी और उसमें यही देखा गया है, उसमें दर्शाया गया है, उसमें बताया गया है कि कितने % पहले थे, कितने % अब रह गए हैं मुसलमान और हिंदू। मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट पर आगे चर्चा होती रहेगी, उसमें रिकमेंडेशन क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शुरुआती हो जाएगा, अभी चर्चा की हम शुरुआत ही कर रहे हैं, मैं रिकमेंडेशन पे आ जाऊं तो ये बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं होगा, मैं उस पर आखिरी में आऊंगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल जायज है कि हां उसमें बता तो करो कि किस आबादी के लोग कहां और कितने % में गए हैं, जो दंगा पीड़ित थे उनका क्या हाल है, वो मजे कर रहे हैं या मजे नहीं कर रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के बारे में पता करना चाहिए। ये बिल्कुल जायज बात है आपकी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं आपकी ही बात मान लूं तो क्या यह जायज बात है कि जिस जगह से हिंदू और मुसलमान दोनों रोजगार के अवसर में निकले वहां पर हिंदू ज्यादा निकल गए, मुसलमान कम रह गए, तो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो गई ना, उनको वहां से रोजगार के लिए भी निकलने की नौबत नहीं आई। ये किसके साथ और किन लोगों ने ऐसा क्यों करा दिया? दंगाइयों ने करा दिया, किसी सरकार ने करा दिया, मौजूदा सरकार ने करवा दिया, पहले सिमट कर बढ़ती चली गई और उनको मौका तक नहीं मिला कि कम से कम रोजगार के लिए बाहर निकले। ये अपने आप में लक्ष्य प्रश्न है। बहरहाल रामकुमार पाल साहब, रशीदी साहब का कहना है कि वो किसी पार्टी से उम्मीद नहीं करते, उनका मानना है कि सियासी दल जो होते हैं वो चाहे बीजेपी हो या बाकी दल, शायद सबकी मिलीभगत होगी, एक उनके मन में आशंका है। लेकिन फिर भी वो अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट पर व्यवहारिक एक्शन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने जब रखें या उसके बाद में उस पर चर्चा हो, क्या रिकमेंडेशन हो, उसके बारे में सबको पता चले। लेकिन इस रिपोर्ट से एक तरफा बू आ रही है, उनको अभी भी वहां पर बू आ रही है। देखिए, संभल एक राजनीतिक अखाड़ा ही कहने में ऐतराज नहीं है और मौलाना रशीदी ने बड़ी साफ वही से बात की। पर मैं उनके एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग विदेशों में नहीं आए थे, अन्य प्रदेशों में सब संभल से ही गए हैं क्या? भाई जौनपुर के सबसे ज्यादा मुंबई में है, बनारस के लोग हैं, सबसे ज्यादा लोग हैं, संभल के ही क्यों? लेकिन संभल में ये राजनीतिक बहुत की गई है। जैसे उसका पहले भीमनगर नाम था, उसको 2012 में संभल कर दिया गया। उसके पूर्व में कई नाम थे उसके, जो शंभू आलय थे, सत्रवत थे। संभल का नाम कम से कम 5 बार चेंज किया गया। क्यों? ठीक बात है। भीमनगर का एक पीडीए के जो करने वाले उनको नहीं समझ में आता। और संभल में दंगे में एक तरफा मुआवजा दिया गया था। ये भी आपको रशीदी साहब को और हमारे भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि एक तरफा ये क्या है, ये क्या कहलाता है? राजनीति करिए, सबका साथ सबके विकास की, जैसे आज जितना है सबका हो रहा है उस तरह आपको, आप एक सरकार में बैठे हो, एक राजा हो, सबके साथ न्याय करना। लेकिन सपा ने ऐसा नहीं किया, वहां के सांसद ने भी ऐसा नहीं किया। अभी अभी देखिए वहां पे हनुमान मंदिर खुला और दीवार को तोड़ा गया, पूजन पाठ हुआ, मूर्ति तो नहीं बदली गई, मूर्ति तो पुरानी है, तो उसको साफ सफाई की गई, उसको दीवार से पैक कर दिया गया। रशीदी साहब ने उसको बड़े घुमा के साबित कर दिया कि नहीं दंगा होगा, कुछ नहीं था, सब रोजगार के लिए भागे, ये गलत है। और कई लोगों के वहां पे मीडिया पे बाइट है कि हमारे साथ ये हुआ और औने पौने दाम पे बेच के गए। कई व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी थे, अपने परिवार की रक्षा के लिए भागे हैं। कौन आगे में अपने परिवार को रखे? और हिंदू से ज्यादा सहनशील कोई नहीं है और हिंदुओं से ज्यादा अत्याचार किसी के ऊपर नहीं हुआ है, चाहे राजनीति में, चाहे केंद्र में, हर चीज में। किस चीज में नहीं हुआ है बताइए? कितनी योजनाएं हिंदुओं के लिए और कितनी योजनाएं मुसलमानों के लिए? वक्फ बोर्ड है, आपका हलाल बोर्ड है, कई तरह के बोर्ड्स हैं। किसी दूसरे के या दलित की बात करते हो, दलित का कौन सा बोर्ड है बताइए? तो सुविधाएं लेते हैं और देश के साथ गलत करते हैं। अभी देखिए गणपति पे अंडे फेंके गए, ये क्या विचारधारा है? क्या विचारधारा है? जो होटलों में या भोजनालयों में थूकना और जो मूत्र त्याग करना, ये क्या विचारधारा है? ये देश के साथ नहीं, विचारधारा जो है वो सामने आती है, उस पर एक्शन भी होता है। मेरा सवाल ये है कि रशीदी साहब को तो आपने कह दिया कि उन्होंने बहुत घुमा कर बता दिया, बिल्कुल हो सकता है शायद उन्होंने घुमाया होगा, उसका जवाब भी वो देंगे। लेकिन सर मेरा सवाल ये भी है ना, मेरा सवाल पाल साहब, मेरा सवाल ये है कि आप गुजारिश करें, अच्छी बात है, लेकिन सरकार में बैठे लोग गुजारिश नहीं करते, उनको एक्शन लेना होता है। पिछले 9 साल का हिसाब तो आपको ही देना होगा ना, पहले क्या हुआ उसका आप जवाब लीजिए, लेकिन पिछले 9 साल में अगर पलायन हुआ तो उसका जवाब आपको देना। 14 के बाद हुआ है, साबित करिए 2014 के पलायन हुआ है।
2012 में नहीं हुआ था, 2011 में नहीं हुआ था, पूर्व पलायन नहीं हुआ था। ये तो क्या 11 साल की सरकार के ऊपर थोपना चाहते, तो ये इतना झूठ नहीं जाएगा। पहले तो क्या चलता था सर, अब फेक इंडस्ट्री चल रही है, फेक में ये सब फेक मत डालिए। आज यूट्यूब और गूगल से सब कुछ निकल के आता है, इतना फेक नहीं, इतना फेक नहीं। ठीक है, अतुल यादव जवाब देंगे। पाल साहब का यह कहना है कि भाई हमने जब से आने के बाद जब सरकार संभाला है तब से हम व्यवस्था भी देख रहे हैं, और यहां पर जो पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड था उसके आधार पर जरूरत के हिसाब से कमेटी बनाएगी, उसका एक रिपोर्ट उसके उन्होंने सबमिट किया है। उस रिपोर्ट पर आगे क्या एक्शन होगा नहीं होगा, उनका क्या रिकमेंडेशन है, वो तो बाद का विषय है। लेकिन एक परसेंटेज सामने आया है कि वहां पर हिंदुओं की आबादी काफी हद तक कम हुई है। जिम्मेदार कौन है, या मुद्दे से भटकाने की कोशिश है? ये देखिए, ये सब मुद्दे से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कोई रिपोर्ट सौंपी गई है वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गई, गोपनीयता कैसे है? जब कोई कहा जाता है गोपनीय रिपोर्ट, तो गोपनीय रिपोर्ट थी तो उसका परसेंटेज कैसे आ गया बाहर पे? अगर कैबिनेट में रखी जानी थी तो कैबिनेट से पहले ये बाहर कैसे कोई रिपोर्ट आ गई? ये क्या है, इस समय पर उत्तर प्रदेश में जो किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, और आपने देखा होगा युवा जो रोजगार मांग रहे हैं, अभी एक युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया गया था, कैसे वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई थी। तो उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की रिपोर्ट आज जो है आई सामने, और उसको पब्लिक डोमेन में कैसे हो सकता कोई भी शब्द? अगर वो जो जिनके द्वारा यह रिपोर्ट बनाई गई, कहीं ना कहीं रिपोर्ट के कुछ अंश पब्लिक मीडिया में कैसे आए, ये भी एक सोचनीय विषय है। तो सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक है। ये सब सरकार के द्वारा ही कराया जा रहा है, ध्यान भटकाने के लिए कराया जा रहा है। रही बात वहां की जो डेमोग्राफी है, वो कोई चेंज नहीं हुई, क्योंकि 9 साल से, लगभग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही वहां अशांति पैदा करती है। अगर शांति अगर पैदा करती, रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, और जब स्वच्छ स्थिति रहेगी तो लोग पलायन नहीं करेंगे। अगर कोई भी पलायन था तो इसका दोषी जो सरकार है। अभी एक बात आई कि वहां पर एक मंदिर के संदर्भ में, तो जो जिनका वो मंदिर था उन्होंने तो साफगोई से कहा कि हम लोग रोजगार के सिलसिले में बाहर चले गए थे, यहां पर इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं हुआ। तो जो सरकार है ये बताए कि जो ये अधिकारी हैं, इनकी जो बनाई रिपोर्ट ये पब्लिक डोमेन में कैसे आई, जिसपे हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी जी की सरकार की मंशा हमेशा ध्रुवीकरण की रहती है, और इसकी बू सामने आ रही है। अगर तनाव जैसी हिंसा, अगर वहां पर अधिकारी कौन थे, जिम्मेदार अधिकारी कौन थे, जिम्मेदारी अधिकारी जिन्होंने हिंसा हुई वहां पर, उसका नाम तो नहीं दिया गया। ये सब चीजें सब अतुल प्रताप सिंह जी, ये सबके सब जो है इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति के उद्देश्य से ये चीजें करी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में जो किसान इस समय अपनी खेती के लिए यूरिया खाद के लिए परेशान है, इन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सब प्रयास किया जा रहा है। ये सफल नहीं होंगे, और जनता जानती है कि वहां पर कोई भी डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार ही इस दंगे के लिए दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पूर्ण रूप से इस दंगे के लिए दोषी है और रहेगी। ठीक बात है, लेकिन जितनी मजबूती से आपने इस बात को रखा कि यहां पर रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, उतनी ही मजबूती से मेरा सवाल होगा कि किसका नाम है या नहीं है। आपको कैसे पता कि उनका नाम नहीं है? अगर वहां से कुछ लीक हुआ उस पर आपने सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है, उसका जवाब पाल साहब देंगे। लेकिन किस अधिकारी का नाम रखा गया है, नहीं लिया गया है, रिपोर्ट में अभी तो खुलासा होना बाकी है ना। आपने अभी से कह दिया कि उसका नाम रिकमेंड नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया है, ये आपको कैसे पता? मैंने तो सवाल है ना। चकवाड़ी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके, एक जल्दी से उनके सवाल लेता हूं। चकवाड़ी महाराज भाई, दो चीजें निकल के आई। रशीदी साहब का यह कहना है कि इस पूरे मामले में अगर हम देखा है तो हिंदू आबादी अगर वहां से पलायन करके गई है या हटे हैं तो उसके पीछे शायद रोजगार एक बड़ा विषय होगा। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हिंदू आबादी रोजगार के लिए निकली, मुस्लिम आबादी नहीं? उन्होंने कहा कि हो सकता है, उसकी अभी तक जो रिपोर्ट है आंकड़ों के हिसाब से वो हमारे सामने नहीं है। लेकिन दूसरी बात, जिस बात का जिक्र पाल साहब ने किया, अतुल यादव ने किया, वो पॉलिटिकल मामला है। वो कह रहे हैं कि इसमें एक तरफा एक आबादी को कम और दूसरे को ज्यादा दिखाने की कोशिश है, डेमोग्राफी में कोई चेंजेस नहीं है, और जो रिपोर्ट है वो लीक कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हिंदुओं को लेकर और मुस्लिमों को लेकर जो सवाल है वो सिर्फ आप लोग पैदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, डेमोग्राफी तो चेंज हुई ही है, और वहाँ हर जगह हो जाती है जहाँ पे धीरे धीरे
मुस्लिम आबादी जैसे ही बढ़ती है डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। और लेकिन आप इसके उलट आप देखिए, जहां भी अगर जो हिंदू बहुसंख्यक में है, मुस्लिम कम है, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे किसी भी प्रकार से मुस्लिम भाइयों को संघर्ष नहीं करने पड़ते। लेकिन जहां पे हिंदुओं की आबादी मुस्लिमों की आबादी बढ़ने लगती है, हिंदू आबादी अपने आप स्वाभाविक रूप से उनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, या तो खान पान को लेके, या पूजा पद्धति को लेके, या अनेक प्रकार की उनकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहती, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ जाता है। ये कहना कि सिर्फ नौकरी के लिए, ऐसा नहीं है कि नौकरी के लिए या कार्य के लिए या अन्य के लिए वो रोजगार के लिए वो चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी तो संभल जो है कोई विदेश थोड़े है। सवाल इस बात का हमें समझना होगा, अगर कोई चला भी जाता तो क्या मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे, क्या धर्म स्थलों पे कब्जा कर लेंगे, क्या कोई आश्रम है प्राचीन उस पे कब्जा कर लेंगे? ये तो किसी तरह से उचित नहीं है ना। तो जो रिपोर्ट बनाती है जो संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं स्वतंत्र है, वो हिंदू मुस्लिम को नहीं देखती, वो ये देखती है कि क्या सही है और इस तरह से रिपोर्ट बना करता है। तो उसमें ठीक है कि निश्चित रूप से उसको अवलोकन करने की आवश्यकता है, भी उस पर बहुत चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस बात को हमें इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहां जहां जिस प्रकार से हमारे मंदिर प्राचीन रहे हैं, वहां अगर मुगलों ने वहां पे अगर जो ढांचा बना दिया, तो उसको कहीं ना कहीं वर्तमान में भी जिस प्रकार से लेके चला जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार केंद्र सरकार से कितनी बार पत्र भी लिखा इस बारे में, ये कानून बना करके और निश्चित रूप से जितने मुगल कालीन हमारे मंदिरों पे, प्राचीन मंदिर, सिद्ध मंदिर, आश्रम पे जो कब्जा किया गया, उस पर ढांचा बनाया गया, उनको चिन्हित करके एक साथ उसको निस्तारण किया जाना चाहिए। जहां पे साक्ष्य और प्रमाण है उसको कानूनी तरीके से हल करके उसको हिंदुओं को सौंपे जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना। आजादी के बाद से बड़ा दुर्भाग्य रहा है हिंदुओं का कि सरकारें कोई भी है सब मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे। वर्तमान में जो आए हैं तो कम से कम ये तो चलिए कोर्ट से कानून सम्मत तरीके से बातें सही आ रही है। अब राम मंदिर में भी देखिए कितनी एक लंबी लड़ाई हुई, लड़ाई के बाद निर्णय आया। तो हमें लगता है कि पूरे जितने भी चाहे मध्य प्रदेश का बहुशाला हो, चाहे अन्य जितने भी जहां जहां कब्जे हुए, चाहे संभल का मामला हो तो हरिहरा मंदिर हो, चाहे और भी जितने मंदिर है, हमारे हजारों मंदिर है, उन सबको चिन्हित करके इसको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, संसद से कानून बनाना चाहिए और उसको बना करके हिंदुओं को उसके साथ न्याय मिलना चाहिए। लेकिन न्याय मिलता नहीं है, उलट जो है हिंदू पे ही आरोप लगा दिया जाता है और जिन लोगों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, उसको पीड़ित दिखाई दिया जाता है। अच्छा, ये एक बात और हम इसने जरूर कहना चाहेंगे, मुगलों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं मुगलों के ने जो पाप किया वो तो विदेशी आक्रांता थे, लेकिन यहाँ के कुछ लोग अपने आप को उसकी पाप को गला में जानबूझ के लटका लेते हैं। अरे भाई, हमारी तो लड़ाई विदेशी आक्रांताओं से थी, उन्होंने मंदिर तोड़े। अब आप उसको कम से कम सामने आके प्रायश्चित करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, हिंदुओं को उसका अधिकार सौंपे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि जो रिपोर्ट आई है ये चिंताजनक है और ये रिपोर्ट पूरे अगर परिदृश्य में देखें तो पूरे देश में ये स्थिति है। ऐसा नहीं है कि संभल की बात है, ये आप कहीं भी आप 10 राज्यों में तो करीबन हिंदू खुद अल्पसंख्यक हो चुका है। आप बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड चले जाइए, उधर जो पहले सरकारी विद्यालय थे, जैसे ही चेंज हुआ वहां पे जनसंख्या मुस्लिमों का ज्यादा हुआ। आप देखो वहां पे शुक्रवार को छुट्टी होता है, जुम्मे को छुट्टी होता है, वो उर्दू विद्यालय में कन्वर्ट कर दिया। वहां जनगण मन होता नहीं और राष्ट्रगान वंदे मातरम बोल नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश में इसको समझना होगा, मौलाना साहब जैसे लोगों को आगे आकर के कि देश में रहना है। नहीं, मौलाना साहब ने पहले ही कह दिया, आपके जुड़ने से पहले उन्होंने अपील की है कि योगी आदित्यनाथ इसको बहुत गंभीरता से देखें और वो पक्षधर है। वो कह रहे हैं कि अगर जो सच है इसमें कुछ वे संकेत ऐसे मिले हैं या फिर कोई ऐसी दुर्भावना से ऐसा हुआ सालों दर सालों, तो उस पर वो चाहते हैं कि एक्शन हो। रशीदी साहब जी, मौलाना साहब ने तो बिल्कुल कहा कि गंभीरता से देखे, लेकिन जब गंभीरता से वो देखेंगे तो फिर ये गंभीर हो जाएंगे कि नहीं गलत कर रहे हो। नहीं, गंभीरता से जब वो देखेंगे तो वो भी उसको नाजुक तरीके से देखेंगे। मौलाना साहब तो विक्टिम गेम खेलते हैं। अच्छा राशिद जी साहब, भाई जो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप विक्टिम गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में कोई विक्टिम गेम नहीं है, इसमें सच्चाई ऐसा दावा हो रहा है और उससे एक गंभीर संकेत मिल रहे हैं, खतरे की घंटी बताई जा रही है। भाई 15% रह जाना, इसको आप रोजगार के लिए कुछ एक तबके को या एक समुदाय के लोगों का पलायन करने तक सीमित नहीं कर सकते। उसमें कुछ और विस्तृत जानकारियां दी गई होंगी। अगर ये रिपोर्ट आई है, उसमें उसकी जांच के बाद तथ्य रखे गए हैं, क्या है नहीं है वो तो आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इससे खतरे की घंटी बज रही है या फिर सिर्फ भटकाने की कोशिश है? अतुल जी,
चक्रपाणी महाराज मेरे बड़े भाई हैं और इस देश का हर हिंदू मेरा बड़ा भाई है, चूंकि बहुसंख्यक में है हिंदू। बड़े भाई तो पलायन कर रहे हैं ना, यही तो समस्या है। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, सुन तो लीजिए। देश में बड़ा भाई है हिंदू, और देश में प्रधानमंत्री से लेकर होमगार्ड तक हिंदू हैं। सारे आईएएस आईपीएस अफसर सब हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है। ये तो बड़ी अजीब सी विचित्र कहानी है। अगर मुसलमान की हुकूमत होती और मैं प्रधानमंत्री होता। टिप्पणी करते हैं और हिंदू महिलाओं के विषय में टिप्पणी करते हैं आपके द्वारा। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। सुन लीजिए, चुप हो जाओ, सुन लीजिए, बदतमीज कहीं की बात करते हो। अरे पागल हो क्या है? पागल हो गया वाली बात करते हो। देश में आपका सम्मान किसी को करना नहीं आता है, करने बैठ जाते हो। ये कौन इनकी आवाज? समाज नहीं, आवाज तो मैं किसी की नहीं बंद करता हूँ ना। हाँ, कह सकता हूँ कि कम कर छोटी टिप्पणी करिए। उनके नेता को लेकर आपने अपमानजनक टिप्पणी किया था, आपको याद आ गया होगा। फिर भी मैं अतुल जी मैं फिर से कह रहा हूँ, अतुल यादव वो दूसरा विषय था और उसके लिए उन्होंने माफी मांग ली है, वो अलग विषय है। बात नहीं करता। रशीदी साहब मुद्दे पर आइए। मेरा ये कहना है कि खतरे की घंटी है या पलायन तक ही आता हूँ, सिर्फ पलायन तक इसको सीमित रखिए। मैं मुद्दे पर ही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, सारे हिंदू हैं और फिर भी हिंदू पीड़ित है। अगर देश में मुसलमान की सरकार होती और मेरे बड़े भाई चक्रपाणी महाराज कहते कि भाई हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं मान लेता इस बात को। ये बात तो मुझे कहनी चाहिए कि भाई हिंदू की सरकार और पीड़ित मुसलमान है। यहाँ तो सरकार भी आपकी और पीड़ित भी आप है। ये तो बेतुकी बात हो गई ना। नहीं, सरकार तो आपकी और मेरी नहीं, सरकार सबकी होती है मौलाना साहब, इस बात को समझना होगा। यही दृष्टि है ना। हम तो मौलाना कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो वो भी मेरे भी थे, आपके भी थे। तो जो संवैधानिक पद पे बैठता है वो सबका होता है। चलिए ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सरकार मेरी भी है। नहीं तो कभी कभी आप ये कह देते कि सरकार हमारी है, तुम्हारी नहीं है। ये भी कह देते हो आप ही की है सरकार, आप ही की है। पूरी योजनाओं का लाभ आप ही ले रहे हैं वर्तमान में भी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं महाराज। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतुल जी, एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज मुसलमान जितना सुरक्षित है बीजेपी सरकार में, पहली सरकारों में मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो कुछ भी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में थी पहले, आज उसमें बहुत सुधार है, बहुत सुधार है। दिन छिपते ही 6-7 बजे के बाद रास्ते लूटने शुरू हो जाते थे, आज नहीं लूट रहे हैं। बिल्कुल अमन चैन के साथ रात को 12 बजे आप निकल जाइए और कितना पैसा लेकर निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसीलिए देखिए, मैंने बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कब आपका पीछा छोड़ेगी, इस पर मुझे चिंता है। इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको लंबी राजनीति करनी है, कांग्रेस ने भी अगर 65 साल तक राजनीति की है तो हिंदू मुसलमान को साथ लेके की है। आप भी हिंदू मुसलमान को साथ लीजिए। मुसलमान आपसे भागना नहीं चाहता, मुसलमान को आप भगा रहे हो कि साहब हमें वोट नहीं चाहिए मुसलमान का, हमें टिकट नहीं देना मुसलमान को। एक मंत्री हुआ करता था माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, उसको भी हटा दिया गया। तो ये जो सारी कहानियां हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान दूर भाग रहा है उससे। इसलिए बीजेपी को चाहिए कि मुसलमान को गले लगाए, उनका वोट भी ले, उनके जो अधिकार नहीं गले तो लगाए, लेकिन उसका प्रतिशत कम होता चला जाए। फिर ऐसे गले लगाने का क्या मतलब है? पाल साहब को फिर इस पर जवाब देना पड़ जाएगा ना। फिर सरकार से भी जवाब मांगती है जनता, वो कहती है भाई प्रतिशत हमारा कम हो रहा है, गले आप उनको लगा रहे हैं। बताइए पाल साहब। नहीं, कोई प्रतिशत कम नहीं है। ये सब राजनीतिक खेल है। हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी अपने कारोबार में लगा सारा हुआ खेल है। हिंदुओं के साथ ही क्यों होता है? सवाल ये भी है ना भाई। कश्मीर में कश्मीरी पंडित, अच्छा तो टीवी में तो आप भी बैठते हैं ना, तो आप भी खेल का हिस्सा होंगे। बाकी कुछ बदला नहीं बदला, लेकिन रशीदी साहब बदल गए 8-9 साल में। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी बीजेपी के समर्थक है। अच्छी बात है, होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। नहीं, मैं तो रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। टीवी वालों को आप ज्यादा बेहतर जानते हो, शायद मैं कम जानता हूं। पाल साहब, मेरा सवाल सीधा है कि भाई रिपोर्ट में रिकमेंडेशन क्या है? क्योंकि यह सबसे मूल सवाल लोगों के जहन में आ रहा, और एक सवाल पैदा कर दिया यहाँ पर अतुल यादव। उनका कहना है कि लीक कैसे हो गई, कितने % कम है, ज्यादा है, ये पहले ही कैसे पता चल गया? कैबिनेट में आने से के बाद अगर आता तो स्पष्ट होता कि हाँ आपके सामने एक रिपोर्ट आई है। दूसरी बात कि अब इसकी भरपाई कैसे होगी? क्या संभल एक पृष्ठभूमि फिर से तैयार हो रही है? क्योंकि अब यहां पर सिर्फ रिपोर्ट और परसेंटेज कम होना नहीं है, इसमें बाहर से दंगाइयों के आने का जिक्र है, इसमें
कुछ आतंकी संगठनों या उससे जुड़े लोगों का जिक्र है, ये सब कुछ क्या पहले होता रहा 9 साल पहले, या आपके कार्यकाल में भी कुछ लोगों की भूमिका उतनी ही सक्रिय थी जो आपको शायद बाद में पता चली या देर में इसका एहसास हुआ? देखिए, सारी चीजें ये 9 साल के पहले की है और संभल के ही कुछ आतंकवादी बनने के लिए हमास या अलकायदा संभल से ही गए। ये बड़े बड़े लोग थे और संभल की जो जवाबदारी जिसके पास थी, सांसद महोदय के पास, पूरी सदन के अंदर राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं रहे, वो चलते बने निकल गए। आज तक इतने वर्षों तक वो सांसद रहे, तो उस वहां की विचारधारा क्या उन्होंने फैलाई थी, ये देखना चाहिए। अभी हमारे अतुल यादव जी रशीदी जी को बुरा भला कह रहे थे, क्यों भाई? अरे आपको भी बोलने का अधिकार है, उनको भी बोलने का अधिकार, हम बोल रहे हैं ना, गाली देने की क्या जरूरत है, गरियाने की क्या जरूरत है? अरे जब आपने एक तरफा जब आपने मुआवजा बांटा था और आपने जब संभल की तरफ भीमनगर को क्यों निकाला था? आप पीडीए की बात करते हो तो भीमनगर का नाम 2012 में क्यों बदली किया था? बताइए जनता को, यादव जी। तो ये आप कर्म जरा अच्छा करिए, लोगों को ले चलने की गुजारिश है। ये जो रिपोर्ट आई है भागे गए 9 साल के पहले कुछ नहीं हुआ था, ये साबित करिए ना। झूठ बोलने के लिए मत है, चैनल झूठ बोलने के नहीं है। जनता चैनल आपको सुनती, हमको सुनती, हमें कुछ समझ के बुलाते हैं, तो कुछ सही जानकारी दीजिए वहां पर। आप कहिए कि 9 साल वर्षों में इतने लोग भागे, और मैं भी बताऊं कि 9 साल के पहले इतने लोग भागे। ये होता है डिबेट में, गरियाना डिबेट नहीं होता है। अतुल यादव जवाब देंगे, उसके बाद मैं चक्रवाड़ी महाराज के पास जाऊंगा। सवाल सिर्फ इतना है सर कि आप उन पर दोषारोपण करेंगे, वो आप पर करेंगे, वो आपकी सरकार का जिक्र करेंगे, आप उनकी सरकार का जिक्र करेंगे, लेकिन अगर वहां पर कुछ ऐसा हुआ है या फिर उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ आशंका है, तो ये संकट की बात है। हो सकता है कि एक तबके को आप खुश कर रहे हो, दूसरे तबकों को वो खुश कर रहे हो, और उससे आपका वोट बैंक सज जाए। लेकिन उस एक आम व्यक्ति का, उस परिवार का क्या, जो कि सालों से वहां से जुड़ा था, अभी भी जुड़ा रहना चाहता है, और उसे मजबूरी में वो जगह छोड़नी पड़ गई। आज दंगाइयों का जिक्र है। ये दंगाई कौन थे? प्रदेश के थे, कहीं बाहर से थे? उस वक्त के एलआईयू, उस वक्त के खुफिया एजेंसी, आज के वक्त में खुफिया एजेंसी कहां चूक रह गई? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर लीक हुए और बहुत सारे पेपर लीक हुए और दोबारा से पेपर कराने पड़े। ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार में हुआ है। आज अगर 3 अधिकारियों की या न्यायिक अधिकारियों से जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट कैबिनेट में जाने से पहले अगर पब्लिक डोमेन में आती है, ये भी चिंता का विषय है। क्योंकि चिंता का विषय क्या है कि जो इन्हें बेहतर लगता है वो चीज पब्लिक में कैसे आ जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा और हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए और मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई अपने चरम पर है, और बरसात में जो है ना, हो सकता ना, जो गांव में कस्बों में पानी भरा हुआ है, विधायक शिकायत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही बांदा के विधायक हैं, कई जगह के विधायक हैं। किसी भी पार्टी का विधायक हो, अगर वो शिकायत कर रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी। मेरा एक सीधा सा प्रश्न है कि आप इसको इतना सीमित कर रहे हैं कि जो मूल मुद्दे है उसके भटकाने के लिए रिपोर्ट ला दी गई। भाई, रिपोर्ट लाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि इन मुद्दों का इंतजार ये कर रहे थे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो 9 साल में माननीय योगी जी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसकी गोपनीयता बढ़ती जानी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि जब संभल में आबादी की अगर कोई बात है तो वहां के अगर डेमोग्राफी की बात हो रही है, तो इस संदर्भ में हमें एक बात करनी पड़ेगी कि सरकार 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की है, लगभग 9 साल से पूरे हो चुके हैं और होने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अशांति होती तो इसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार ही होगी। अगर ये दंगा हुआ, इसकी नैतिक जिम्मेदारी माननीय योगी जी को लेनी पड़ेगी। और दंगा जो है सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन क्या है, इस समय अगर रिपोर्ट की हम बात करें, ये अधिकारी क्या निष्पक्ष थे? नहीं थे निष्पक्ष थे। अधिकारियों का हम निष्पक्षता पे भी प्रश्न खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर निष्पक्षता वाली बात थी तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी। अगर कैबिनेट में आती, चाहे सदन में आती, चाहे विधानसभा पटल पे आती, लेकिन जनता के बीच में उस समय आती जब इसकी जरूरत होती है। ये सरकार जानबूझ के ऐसा
करवा रही है और ध्यान भटकाने के लिए करवा रही है। माननीय योगी जी के इशारे पर ये सारी रिपोर्टें बाहर आ गई और उनको सिर्फ एक पुलिंदा दिखा दिया गया कि हाँ जी भाई ये रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट है तो उसको सर्वे नहीं कर दो, आज ही सर्वे नहीं कर दिया जाए, हम भी देखें, आप भी देखें, सब देखें। उससे नहीं, मैंने आपका ये प्रश्न बिल्कुल पूछ लिया, इसका जवाब भी पाल साहब देंगे कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हाँ रिपोर्ट अगर आई है और वो भी गोपनीय है तो पहले ही उसका एक हिस्सा कैसे सामने आ गया, इसका जवाब वो जरूर देंगे। लेकिन जो और भी चीजें सामने आई उस पर आप एक तरफा मौजूदा सरकार को या आपकी सरकार के अलावा किसी की सरकार उनको दोषी ठहरा रहे, आपका कोई जिम्मा नहीं, ये भी सवाल में आता है। अब कश्मीरी पंडितों का हम जिक्र कर लें, किसी और जगह का हम जिक्र कर लें, उसके लिए भी अगर किसी को ठहराया जाए दोषी, उसमें जवाब आएगा, सबका आएगा, जो मौजूदा दौर में है, वर्तमान में है और जो पहले रह चुका है। उन लोगों के दौर में क्या हुआ और स्थापन के बाद आपने क्या किया, इसका एक साझा जवाब देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले हिंदू धर्मगुरु क्या रहते एक बार सुना देते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं, पाल साहब से जवाब लूंगा। रशीदी साहब भी हमारे साथ। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू चार घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाए, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। जिस तरह से 24 नवंबर की घटना हुई, उस समय पर वर्तमान समय में अगर पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार ना होती तो उस दिन हिंदुओं का नरसंहार निश्चित था, क्योंकि अब हिंदू बचे ही कहाँ हैं, देखने का विषय है। और ये घटना पहली बार थोड़ी हुई है, घटना ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है। 24 नवंबर की घटना एक बहुत सूक्ष्म घटना है। इससे पहले आपके घटनाक्रम देखेंगे तो कई हिंदू एक साथ 180 हिंदुओं का नरसंहार हुआ 1978 में। बहरहाल तो हिंदू धर्मगुरु को भी आपने सुना और याचिकाकर्ता को भी आपने सुना। सिर्फ पलायन का मामला नहीं है, सिर्फ वहां पर दंगे हुए नहीं मामला है, उसके साथ साथ नरसंहार का भी आरोप है। इसका जवाब अतुल जी आप देंगे, उसके बाद में जाऊंगा इसका जवाब लूंगा पाल साहब से। समाजवादी पार्टी के ऊपर साफ तौर पर और सीधे तौर पर यह आरोप है कि आप लोगों के दौर के में रहते हुए ज्यादा अत्याचार हुए और उस वक्त में एक्शन एक तरफा हुआ या फिर भरपाई और मुआवजा हुआ तो वो भी एक तरफा हुआ। तो ये जो घटना घटी थी इसमें जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के डीएम, एसडीएम, एसपी और सीओ ये सब वहां पे प्रत्यक्षदर्शी बने रहे। ये कैसी घटना घट गई, अलाइव इंटेलिजेंस इनके पास था। अगर भीड़ आई, कैसे आई, किस प्रकार की आई, इस बात को तो लीक नहीं किया गया कि दोषी कौन है। सिर्फ इतना बता दिया कि आबादी इतनी है, ये गोपनीयता अगर बताना था बाहर आके बताते। जब बाइक दे ही रहे थे तो भी बताते थे डीएम का क्या रोल था, एसडीएम का क्या रोल था, एडीएम का क्या रोल था, सीओ का क्या रोल था, एसपी का क्या रोल था। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई हुई इसके विषय में तो आज तक नहीं कार्रवाई हुई वहां पर। अगर कोई वहां पर इतनी बड़ी बात हो गई थी, क्या उन पर आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई थी। क्यों जानबूझकर कार्रवाई नहीं करी गई थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही तो यह सब घटना रची गई थी। और अब एक रिपोर्ट बना करके उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद के लिए किसान त्राइमाम कर रहा है अतुल प्रताप सिंह जी, और युवा जो है रोजगार के लिए त्राइमाम कर रहा है। इन अगर उत्तर प्रदेश में अतुल भाई अगर आपकी बात में मान भी लूं ना तो मुझे फिर थोड़ा सा रशीदी साहब की बात से अलग होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि रोजगार के लिए एक तबका वहां से मूव कर गया और आप कह रहे हैं कि वहां पर लोग जो है परेशान है रोजगार के लिए। क्या मुसलमानों को निकलने नहीं दिया जा रहा है? मैं की बात कर रहा हूं, मैं जवाब दे लेता हूं। पाल साहब आप जवाब देंगे। अतुल यादव का कहना है कि मुद्दों से भटकाने की बात है, पहली बात। और दूसरा कि अगर आपके दौर में कोई घटनाक्रम हुआ है तो वहां पर आपके मौजूदा दौर के सरकार में रहते हुए जो अधिकारी हैं उनकी गलती है, उनकी कमी है। और अभी मूल प्रश्न यहां पर सिर्फ इतना है कि क्या वाकई सिर्फ एक तबके को टारगेट करके ये लीक कर दिया गया? देखिए कितनी साफ गोई से अतुल जी पलट गए। अतुल जी अपनी बातों से कि आपने पूछा था 180 लोग जो दंगे में मृत हुए, मुआवजा एक तरफा बांटा था, उसको छोड़ के यूरिया पे आ गए। अभी की बात करते हैं
तो अभी जो दंगे करने की कोशिश गई, किसके छतों पे पत्थर मिले, कौन वो मारने वाले थे, कहां से आए थे, उस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे बीजेपी। अरे एक सरकार थी तो कंट्रोल हुआ, आपके सरकार में तो कंट्रोल भी नहीं हुआ। आपने क्या कंट्रोल किया होता तो 180 लोगों की मौत होती थी। प्रशासनिक अधिकारी आपने कंट्रोल किया होता तो इतने लोगों की मौतें नहीं होती। आपने कंट्रोल किया होता तो मंदिरों को संभल में बंद नहीं किया गया होता। झूठ बोलने के लिए आप फेक न्यूज से जीत के नहीं आओगे। जनता तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। जो जनता सुन रही है, जो वोटर है ना, तो तुमसे हमसे ज्यादा बुरा, एक घमंड में न रहो कि हम ही बुद्धिमान पैदा हुए हैं। आज जनता जान रही है, हर बात को समझ रही है, आपके झूठ के, आपके फेक न्यूज को भी समझ रही है। आज अतुल प्रताप सिंह ने आपसे पूछा था कि मुआवजा के एक तरफा क्यों दिया गया, उसका जवाब आपके से नहीं निकला। आप 9 साल के अंदर की बात करते हैं। नहीं, सबको समान रूप से हमने देखा, हमें सभी धर्मों नहीं देखा है आपने। पक्षपात नहीं और ये जो आप रिपोर्ट लिख के स्पष्ट उठा रहे हो, एक मिनट सुनिए, ये मीडिया का काम ही है कि अपनी खुफिया रिपोर्ट निकालना, उसी पे हम तुम डिबेट करते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी बातें लीक होती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद लीक करते हो हर चीजों को। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लीक कर देते हैं ट्वीट करके, और एक धर्म की राजनीति करती है। हमारा गंदी राजनीति आप लोग फैला रहे हो। गंदी राजनीति को बंद करो और जनता की सेवा में लगो, ताकि कुछ वोट मिले आपको। एक तरफा बात करते हो, एक तरफा, ये नहीं चलेगा। देश की जनता जागरूक जनता है, आपके हर शब्द को और मेरे हर शब्द को पहचान रही है। अच्छा, एक सवाल और मैं लूंगा पाल साहब, उसके बाद मैं आऊंगा अतुल जी आपके पास भी, लेकिन रशीदी साहब से पहले उसका जवाब ले लूं। रशीदी साहब, एक और बात यहां पर चर्चा में लाई जा रही है, कहा जा रहा है कि 27 से पहले का एक पृष्ठभूमि तैयार करने का चैप्टर हो रहा है। क्या वाकई आप भी इस बात से सहमत है, या फिर चूंकि आप बीजेपी में विश्वास करते हैं, समर्थक हो गए हैं, और आपका मानना है कि यहाँ कोई रिपोर्ट आई है, उसकी गंभीरता को हम गंभीरता से ही समझे, उसको सरकार देखेगी, समझेगी, और जो सही और उचित कदम होगा वो उठाएगी, किसी एक तबके के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि जनहित में। अब चूंकि यहां पर सिर्फ एक दंगे का जिक्र नहीं है, बल्कि बड़े मामले में नरसंहार का भी जिक्र आया। आपने याचिकाकर्ता को सुना, और नरसंहार को अगर आप कहेंगे कि नहीं वो पलायन था, रोजगार के लिए नरसंहार वहां पर हो गया या एक तबका मूव कर गया, तो इसमें थोड़ी ज्यादती हो जाएगी उनके साथ, समझना होगा हमें शायद। तो ऐसी बेतुकी बात कह दी आपके चैनल पे और बाइट देते हुए कि हिंदू बचे ही कहाँ हैं। 15% को वो हिंदू ही नहीं मान रहे हैं कि 15% जो बचे हैं वो हिंदू ही नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं, 15% भी न रहे? नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मुसलमान तो है ही 14%। अच्छा, नहीं, संभल की मुसलमान बात तो पूरे देश में 14% है, संभल की तो बात फिर क्या हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है? अभी रिपोर्ट संभल की आई है ना, पूरे देश की नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए फिर मुसलमान नहीं है क्या देश में? जब देश पे चर्चा करेंगे कर लेंगे ना रशीदी साहब। अभी संभल की रिपोर्ट आई, मुझे देखिए, वहां पर 45 से 15 रह गए, आप कह रहे हैं कि बचे हैं कि नहीं बचे? सुनो, बोलिए सर, बोलिए। आपने दोनों सियासी पार्टी के लोगों को सुना, एक आदमी मुसलमान के फेवर में खड़ा है, एक आदमी मुसलमान को दोषी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। देख रहे हैं आप अपने चैनल पे इंसाफ देख लीजिए। पूरी राजनीति मुसलमान के गिर्द घूम रही है, हिंदू का कोई नाम भी नहीं ले रहा है, और बात करते हैं हिंदुओं की, बात कर रहे हैं हिंदुओं की, और राजनीति हो रही मुसलमानों पर। एक कह रहा है मुसलमान को क्लीन चिट दे रहा है, एक मुसलमान को पत्थरबाज बता रहा है कि उसकी छत पर पत्थर रखे हुए थे, झगड़ा मुसलमान ने किया है। तो ये जो राजनीति है, इसको हमें समझने की जरूरत है अतुल भाई। मैं यही कहता हूं कि ये राजनीति देश के लिए अच्छी नहीं है, ये हानिकारक है। हमें इस राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए बात करनी पड़ेगी। हमें सच भी बोलना पड़ेगा। अगर जुल्म मुसलमान के साथ हुआ तो ये भी बोलो कि हाँ मुसलमान के साथ हुआ, हिंदू के साथ हुआ तो ये भी बोलो कि हाँ हिंदू के साथ हुआ। अगर हिंदू के साथ हुआ तो वो तो जुल्म है, मुसलमान के साथ हुआ वो जुल्म नहीं है, तो फिर कहाँ इंसाफ रह गया, कहाँ इंसानियत रह गई? यही राजनीति है कि हम सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं, चाहे एक समुदाय भाड़ में जाए, वो कितना भी परेशान हो, उसका रोजगार का मुद्दा, उसका एजुकेशन का मुद्दा, उसका स्वास्थ्य का मुद्दा, उस पर कोई बात नहीं करनी है, बस हमें अपना वोट बैंक बनाना है। मैंने इसीलिए माननीय योगी जी से आग्रह किया है कि ये जो रिपोर्ट आई है, मुझे इसमें वही बू आ रही है जो सियासी लोग कर रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि संभल में कितने मुसलमान हैं जो कारोबार की वजह से संभल छोड़ के चले गए, ये भी आपको देखना पड़ेगा और ये भी आपको दिखवाना पड़ेगा। अगर वो भी 30% हो गए तो फिर रिपोर्ट का क्या होगा भाई? रिपोर्ट कहां जाएगी? ये सारी चीजें हमें आंकड़ों में लानी पड़ेगी।
ये सारी चीजें हमें समझना पड़ेगी। अगर हम एक अच्छी और स्वच्छ राजनीति करना चाहते हैं और अगर हम हिंदू मुसलमान के मुर्गे लड़ाते रहे तो फिर करते रहिए, देश आपको देख लेगा, जब मौका आएगा नकार देगा आपको। मैं बार बार कहता हूं इस बात को, अगर बीजेपी को लंबी राजनीति करनी है तो मुसलमान को गालियां देनी बंद कर दो, आप मुसलमान को गले लगाओ भाई। मुसलमान को पाल लगाओ। साहब आपने सुना रशीदी साहब को बार बार कह रहे हैं, बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि आपको लंबी राजनीति करनी है तो आप मुर्गे मत लड़ाइए। हालांकि मैं इस शब्द को नहीं कहूंगा कि फिर से रिपीट हो, हिंदू और मुसलमानों को आप मुर्गे से तुलना ना करें। मेरा प्रश्न ये है कि यहां पर जो बात उन्होंने कही है उसकी संजीदगी को समझिए। वो कह रहे हैं कि परसेंटेज पर तो आपने एक रिपोर्ट ला दी, अब उस पर रिकमेंडेशन क्या होगा, क्या एक्शन होगा, हम भविष्य में देखेंगे, लेकिन उनको बू आ रही है, ठीक वैसी ही बू जो बू उनको सियासी लोगों से आती है। हालांकि रशीदी साहब आपको भी वही बू आ रही है जो कि बीजेपी और सपा के प्रवक्ताओं को आ रही है, तो अंतर कहां रहा? लेकिन पाल साहब जवाब दीजिए, चूंकि आप सरकार में बैठे हैं, और अब एक्शन प्लान क्या होगा? सिर्फ रिपोर्ट आना, सिर्फ जांच होना, या फिर उस पर कोई एक्शन प्लान भी होगा? अगर डेमोग्राफी में चेंज हुए तो अगला उस पर क्या अपनी तरफ से सरकार स्टेप उठाएगी? क्योंकि वहां पर फिर आरोप लगेगा कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर। देखिए अतुल जी, ये रिपोर्ट आपकी मीडिया ने जो परसेंटेज का रखा है उसी पे जवाब तलब हो रहा है। ये मीडिया का दायित्व भी बनता है, और अगर इस तरह की खुफिया रिपोर्ट मीडिया ना निकाले तो करे क्या? क्यों चौथा स्तंभ रहेगा वो? तो और जैसे रशीदी साहब कह रहे हैं कि पत्थर, अरे भैया सच है, वीडियोग्राफी में निकला है, देखा गया है, जो देखा वो भी ना बोले। कितना सहन कराना चाहते हो आप एक सहनशील हिंदू को? जो देखा गया, जो पकड़ा गया, जो लोग आए हैं, जो अब अलकायदा में संभल से गए, हमास में गए, ये सच को भी न बोला जाए, आपके सामने कुछ बोलने की भी आजादी नहीं रहेगी। आज 12 स्टेट में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, ये हमारे सपा के भाई को नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये हम समझाने के लिए कह रहे हैं, हम नहीं करेंगे। अरे हमने जब हमारा बंटवारा हुआ था, मौलाना आजाद ने अपनी चॉइस पे यहाँ रुकने की बात की, वो इसी हिंदू ने, हिंदुस्तान ने उनको माना। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिमों को भगाना नहीं चाहता है, सुधारना चाहता है। आज 4 करोड़ घरों के अंदर 1 करोड़ घर मुसलमानों को मिले हैं। सबका साथ सबका विकास में, किसान योजना में, या चाहे गैस के बाटले में क्या मुसलमानों को नहीं मिले हैं? आयुष्मान कार्ड में 55 करोड़ लोगों के इलाज हुए, उसमें 15 करोड़ मुसलमानों के हुए। सर अच्छी बात है, सरकार की कोई योजना होती है, तो इस तरह से जब योजना होती है, लेकिन हमारा गुजारिश करने का, अगर हम संभल के सच पर यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज तो निकल कर आई ना, भले मीडिया ने खुफिया तरीके से निकाल लिया, एक रिपोर्ट लीक हो गई, वहां पर हिंदू टारगेट था, ये सीधी सच्चाई है जो अभी तक बताया जा रहा है। तो ये भी तो जिम्मेदारी सरकार की है, बहुसंख्यक ही टारगेट पर है, तो फिर आप कहते रहिए कि नहीं हम सबके लिए करते हैं और सबके लिए हम कर रहे हैं। जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी तो सबके लिए है ना। आप दिखा रहे हैं 45% मुस्लिम नहीं है क्या? झूठ दिखा रही है मीडिया मेरी। क्या एक आइसोलेटेड मामला है, लेकिन ऐसे ऐसे देश में 100 से ऊपर संभल बन चुके हैं जहां टारगेटेड किया जा रहा है डेमोग्राफी को बदलने के लिए। इस्लामिक साहस रखो, जहां पे हिंदू गलत होते हैं हम लोग मानते हैं, हम कहते हैं उनको, उनका साथ देने के लिए झूठ नहीं बोलते हैं हम लोग। ये आपको, हमको, सबको अपनाना पड़ेगा। न्यूज खत्म करके सच पे आओ, सच का आईना देखना दिखाना जरूर है। ठीक बात है पाल साहब, इसका नहीं, ठीक है, पाल साहब के सवाल का आप जवाब मिल लेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या है बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब राजनीति का अखाड़ा बन गया और यही उसका केंद्र बिंदु है। वो सुन लेते हैं, उसके बाद अतुल यादव के पास जाऊंगा। संभल तो एक आइसोलेटेड मामला है, लेकिन ऐसे ऐसे देश में 100 से ऊपर संभल बन चुके हैं जहां टारगेटेड किया जा रहा है डेमोग्राफी को बदलने के लिए। इस्लामिक समूहों का एक ग्रुप हिंदू को टारगेट करके मार रहा है, हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, और इनको संरक्षण देने के लिए इनके सो कॉल्ड इस्लामिक राजनयिक भाईजान सिंड्रोम से ग्रसित नेता लोग मौजूद हैं, और बिल्कुल टारगेट करके डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। ठीक है अतुल यादव,
फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वही कमोबेश बाकी लोग भी कह रहे हैं जो कि विपक्ष के हैं, लेकिन मूल प्रश्न वहां पर यह रह जाता है कि क्या वाकई सिर्फ एक संभल ही नहीं बल्कि ऐसे 100 संभल बन गए जो बीजेपी का आरोप है, और अब जब रिपोर्ट आ गई है वो लीक भी हो गई मान लेते हैं, तो एक्शन अगर होगा तो तब तो आप तो नहीं कहेंगे कि हाँ अब ज्यादती हो रही है। अगर कोई तथ्य के आधार पर चीजें निकल कर आएंगी तो उतना ही आप भी उसका साथ देंगे एक पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, यहां आप एक मौका देखेंगे कि हाँ शायद फिर से सियासत की जमीन तैयार हो सकती है। थे अगर वहां पे एक धर्म विशेष के लोग, उसमें एक धर्म विशेष के लोगों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था, उसमें तीनों के तीनों जो हैं एक धर्म विशेष के लोग हैं। क्या निष्पक्षता होगी इस रिपोर्ट की, आप ये अतुल प्रताप सिंह समझ सकते हैं। क्या उसमें संजय प्रसाद जी हैं, देवेंद्र जी हैं, AK जैन जी हैं, क्या उसमें किसी मुस्लिम को सम्मिलित किया गया? नहीं सम्मिलित किया गया ना। तो रिपोर्ट पे अगर कहीं जांच कमेटी है, अगर वहां पे 2 धर्म के लोग रह रहे हैं तो उसमें कम से कम एक उस धर्म का व्यक्ति तो रखा जाना चाहिए था। पर ऐसा रिपोर्ट में बनाने वाले लोग हैं, क्या उसमें कमेटी में इस प्रकार के लोग खा जाएगा वाई को? पाल साहब गलत चीज है। अगर जहां पर ऐसा न करो, इतनी बड़ी बताई जा रही है तो आज क्यों बोल रहे हैं रिपोर्ट आज बनी, उस समय क्यों नहीं बता? तुझे लगवाना था मुस्लिम में, कौन विरोध करता है? बैठाना चाहिए था ना, आपकी पार्टी है, आपने सरकार चलाई है, आप उस समय ऑपरेशन लेना चाहिए कि नहीं इसमें 2 मुस्लिम रखो, एक क्यों? ये होनी चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक है, निष्पक्ष जांच वही होगी। आज क्यों बोल रहे हो कि एक दिन में रिपोर्ट बनी है? अतुल जी, आपको उस समय आप सत्ता में रह चुके हो, आपको 2 मुस्लिम डालने चाहिए, तो हम एक नहीं बात करेंगे, 2 मुस्लिम डालने चाहिए। आपकी कमेटी होनी चाहिए थी। आज हम लोग दायित्व लेकर चल रहे हैं, जनता को लड़ाने का बात नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि 2 उस वक्त मांग उस वक्त करनी चाहिए ना, हमेशा रिजल्ट आ जाने के बाद क्यों ऐसा होता है आप लोग? मैं चाहता हूं कि रिजल्ट आ जाने के बाद क्यों कहते हो, उसके पहले क्यों नहीं कहते आप लोग? 2 मुस्लिम डालने चाहिए थे। आपने कोई अर्जी, कोई एफिडेविट लगाई है, मोदी जी से सदन में मांग किया है? ये रिपोर्ट में निष्पक्षता विपक्ष के नेता मिश्रा जी ने कोई मांग की है क्या वहां पर? सरकार बताइए, जनता को बताइए कि हमने मांग की थी 2 मुस्लिम की, नहीं लिया सरकार ने। ये भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक बात है पाल साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं जल्दी से बात रखता हूं। विधानसभा में इनके विरोधी पक्ष के नेता नहीं रहते हैं मिश्रा जी, उन्होंने कभी कहा है कि इसमें 2 मुस्लिम लीजिए? मैं तो एक नहीं, मैं तो 2 मुस्लिम की बात करता हूं। ये इक्वल 3 होने चाहिए थे। और जब रिजल्ट आता है उसके बाद ये चिल्लाते हैं रिजल्ट से पहले क्यों नहीं किए? तुम्हारे 100 के ऊपर 100 विधायक हैं सदन में, वो कोई आलू छीलने के लिए नहीं बैठे हैं साहब, सरकार को बचाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए बैठे हैं। आप उस समय बात नहीं करते हो, हर समय रिजल्ट के बाद बात करते हो। ये बात जनता के गले नहीं, बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन पाल साहब अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रिकमेंडेशन आया, और रिकमेंडेशन क्या आया ये अभी हमें पता नहीं है। अभी रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया गया है उन 3 सदस्यों या 4 सदस्यों के द्वारा, ये देखना होगा। अब उस रिकमेंड को आप कितना बढ़ा पाएंगे, यही मूल प्रश्न होगा। रशीदी साहब, फाइनल कमेंट आपका। अब यहां इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक संभल नहीं बल्कि कई संभल का जिक्र पूरे देश के हिसाब से होने लगा, लेकिन हम यूपी के संभल की बात करें, हमने पिछले कई सालों में देखा, मंदिरों का विवाद देखा, लड़ाइयां देखी, दंगे देखे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे अमनो चैन भी देखा। अब यहां पर अगर ये रिपोर्ट आई और उसमें कुछ रिकमेंड किया गया है, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और कराना पड़ेगा, चाहे उसके लिए सख्ती की जरूरत पड़े तो सख्ती हो। नहीं, देखिए रिपोर्ट आई है और सरकार उसको देखेगी, रेकमेंड भी करेगी, सब कुछ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम और आप जो बैठे हैं वो डिस्कशन के लिए बैठे हैं, हम और आप सुझाव के लिए बैठे हैं, जो बात हमारी समझ में आ रही है वो कह रहे हैं। सवाल ये है, अभी अजय आलोक का आपने सुना किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल के चले गए। बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता ही मुसलमानों को बीजेपी के पास नहीं आने देते। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही कही पाल साहब ने कि जब विधानसभा में ये कमेटी बनी थी तो उस वक्त ये लोग कहां सो गए थे। इनको सिर्फ टीवी पे बैठकर मुसलमान याद आते हैं, विधानसभा में याद नहीं आते। विधानसभा में किसी मुसलमान को बोलने तक नहीं दिया। ये बात पहले भी उठाई थी रशीदी जी, और पूर्व में भी उठाई थी, मेरे द्वारा ये बात उठाई गई थी, मैंने अभी नहीं उठाई, पहले भी उठाई थी। बीच में नहीं बोलता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। पूरी कर जल्दी से अपनी बात पूरी करें रशीदी साहब, समय थोड़ा सा मेरे द्वारा ये बात उठाई गई थी, तभी तो बोलूंगा भाई। बोलिए तभी तो देखिए, जब किसी का नंबर आए तो अपनी बात सहजता और सरलता से रखे। मैं कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ टीवी पर बोलने के लिए हैं मुसलमान। अगर आप देखें इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों का जितना शोषण हुआ है, मुसलमानों के साथ जितनी नाइंसाफी हुई है, मुसलमान जितना एजुकेशन से दूर हुआ है,
मुसलमान को जो लाभ मिलना था वो नहीं मिला है, ये सब इनकी सरकार में हुआ है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी और कांग्रेस की सरकार में जो कुछ भी हमारे साथ शोषण हुआ है वो क्यों हुआ है। आस्तीन का सांप बनकर इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया ठीक है, ये आपका सुझाव है, बाकी आम जनता पर मैं छोड़ता हूं, उसको मैं हिंदू मुसलमान में नहीं बांटता हूं। लेकिन बहरहाल इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि ऐसी गोपनीय रिपोर्ट आखिर लीक कैसे हो जाती है, और अगर इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं या जो लीक हुआ है वो सच है तो फिर एक्शन भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये संकेत गंभीर है। बहुत शुक्रिया रशीदी साहब आपका भी, पाल साहब आपका भी, अतुल यादव आपका भी। लेकिन इस पूरी लड़ाई के पीछे संभल में आपने देखा कि कैसे सर्वे रिपोर्ट जब आनी थी या सर्वे टीम जानी थी तो क्या विवाद हुआ था। लेकिन ये मामला सिर्फ एक मंदिर तक का नहीं है, पूरे संभल का है या फिर देश के अलग अलग हिस्सों का है। वहां पर याचिकाकर्ता को आपने सुना, लेकिन उनके अधिवक्ता जो कि लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, विष्णु शंकर जैन, वो क्या कह रहे हैं जाते जाते आपको सुनाते हैं। संभल में जिस तरह से आजादी के बाद डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। 15 ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें एथनिक क्लेंजिंग की गई है, हिंदू समाज के लोगों के साथ वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है। अभी हाल ही में जब ये सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पे प्रशासन ने हिंदू मंदिर को, जो ऑलरेडी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, बंद था, वहां पे पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही थी, उस बजरंग बली के मंदिर को, भोलेनाथ के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। किस तरह से वहां पे बावली मिली है, किस तरह से वहां पे अलग अलग कूप और कुएं मिल रहे हैं, जो ये साबित करता है कि पुराणों के अनुसार वो एक बहुत ही पूज्य स्थल रहा है। करीब 450 पेजों की रिपोर्ट है सर। कब की हिंसा की सब पूरे सब डिटेल्स उसमें हैं, सब गवाहों के बयान उसमें हैं, जो भी लिए हैं हमने हर चीज़ उसमें संकलित की है। जब शासन से अप्रूव होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार।